नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आईआईटी रुड़की ने अपने 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। दरअसल सिविल लाइन के बस अड्डे पर बीते दिनों से एमटेक के एक छात्र से मारपीट की गई थी। इसमें पीड़ित छात्र ने 5 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद आईआईटी प्रबंधन ने मामले की गोपनीय जांच की थी। जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद आईआईटी प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया। इसकी जानकारी मीडिया सेल ने दी है। वहीं बताया जा रहा है कि मामले में शामिल 2 और छात्रों पर भी गाज गिर सकती है। छात्र के साथ आईआईटी के कुछ छात्रों ने मारपीट कर दी थी। उस मामले में अब आईआईटी रुड़की ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 छात्रों को निष्कासित किया गया है। यह जानकारी जो मीडिया सेल आईआईटी की रुड़की है उसने दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18 रुड़की। देहरादून से बड़ी खबर है। अब बिना वजह सरकारी अस्पताल मरीजों को रेफर नहीं कर सकेंगे। मरीजों को रेफर किए जाने के लिए सीएमओ और सीएमएस जिम्मेदार होंगे। सीएम पुष्कर धामी ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। मरीजों को रेफर करने पर अस्पताल को फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ ही रेफर करने का कारण भी बताना पड़ेगा। उत्तराखंड में पहले फेज के चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण की वोटिंग 24 जुलाई यानी गुरुवार को होगी। पहले फेज में 17,829 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होगा। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। वहीं दूसरे फेज में 14,751 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होगा, जिसके लिए 28 जुलाई को वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव में जहां एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठे हैं, तो वहीं प्रत्याशियों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपना रुख करना पड़ा, जिसमें अब टिहरी की बूथसी जिला पंचायत सीट से उम्मीदवार सीता देवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें नामांकन को सही ठहराया है। पूर्व में सीता देवी के नामांकन को कथित रूप से एनओसी की कमी के चलते रिटर्निंग अफसर ने रद्द कर दिया था। इसके बाद अकेले मैदान में बची उम्मीदवार सरिता नकोटी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। सीता देवी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई थी। सरिता नकोटी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनका निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सीता देवी के नामांकन को मंजूरी दी है। उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है, उसमें कुछ गलत नहीं माना है और उसके बाद उन्होंने यह कहा है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस माननीय उच्चतम न्यायालय का नहीं होगा, यानी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कायम है और अब सीता भुतसी विलेज जौनपुर टिहरी गढ़वाल से चुनाव लड़ सकती हैं। राज्य के डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका को रद्द कर दिया। अल्मोड़ा के 7 प्रोफेसरों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वो श्रेणी ए के कर्मचारी हैं और उनके ऊपर श्रेणी बी के कर्मचारियों को सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। याचिका में कहा गया था कि उनसे नीचे वालों को उनका अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि पीठासीन अधिकारी अपने बूथ का अधिकारी होता है, इसलिए यह तर्क गलत है। उनका ये कहना था कि हम श्रेणी क के कर्मचारी हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी पर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी समूह ख के अधिकारियों के अंतर्गत काम नहीं। माननीय न्यायालय के पूर्व के निर्णय के अनुपालन में आज रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। उधम सिंह नगर की कुंडा पुलिस ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। यहां पंचायत चुनाव के चक्कर में एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को जहर देकर मार डाला। उधम सिंह नगर के थाना कुंडा इलाके में पिछले दिनों एक शख्स की संदिग्ध मौत हुई थी। जांच के दौरान पता लगा कि यह मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि इस घटना के पीछे हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस ने राहुल कुमार नाम के शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए दावा किया है कि राहुल की हत्या बलविंदर और सुखविंदर नाम के 2 आरोपियों ने जहर देकर की है, ताकि मृतक का परिवार चुनाव में उन्हें चुनौती न दे।
आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के दूरस्थ पोलिंग बूथों के लिए 81 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जिसमें विकासखंड पुरोला की 5, नौगांव की 34 और मोरी की 42 पोलिंग पार्टियां हैं, जबकि बाकी पोलिंग बूथों के लिए बुधवार को 23 पोलिंग पार्टियों को भेजा जाएगा। वहीं बारिश से रास्ते बंद होने पर फौरन रास्ते खोलने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए गए हैं। उत्तराखंड में 24 जुलाई को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए राज्य के 49 ब्लॉकों के 4,689 मतदान केंद्रों के 5,823 मतदान स्थल पर वोटिंग होनी है, जिसमें से 1,521 संवेदनशील केंद्र हैं, साथ ही 533 अति संवेदनशील केंद्र हैं, जिसमें करीब 8,000 पुलिस जवान, 3,420 होमगार्ड के जवान, 2,376 पीआरडी के साथ 22 कंपनी पीएससी को तैनात किया गया है। इस समय मानसून के चलते किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही सभी मतदान पार्टियों की समय पर तैनाती और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की हर टीम के साथ की गई है। तो अब की बार विशेषकर क्योंकि ये आयोजन होना था, तो बहुत व्यापक स्तर पे उसकी तैयारी मौसम को देखते हुए जो टीम्स के जाने के पोलिंग पार्टीज़ के जो रास्ते हैं उनमें एक्स्ट्रा फोर्स एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के हमारे जवान वो भी अलर्ट हैं इन रूट्स पे जो आपदा संभावित है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कुमाऊं के तराई में पड़ने वाले उधम सिंह नगर जिले में तो एक प्रत्याशी ने वोट बटोरने के लिए हरियाणवी डांसर सपना चौधरी तक का सहारा ले लिया। जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार इस बार भंगा जिला पंचायत सीट से चुनावी मैदान में हैं। रेनू ने अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए बरा गांव में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी का रोड शो करा डाला। इस दौरान लोग सपना को देखने के लिए उमड़ पड़े। पंचायत चुनाव में सपना का यह रोड शो चर्चा में बना हुआ है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम गया। बीजेपी जहां जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रही है, वहीं लगता है कि कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। प्रदेश के 12 जिलों की करीब 7,500 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होनी है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनाव को गांव के अंतिम व्यक्ति के अधिकार का चुनाव बताया है। उनका दावा है कि देवभूमि की जनता ने अब तक हर स्तर पर बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में पंचायतों की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में ही आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से ये साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे पदों पर कांग्रेस 75% जीत दर्ज करेगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पदों को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही। अच्छी उम्मीद है। हम देखें, हम प्रधान काफी जीतेंगे, हम क्षेत्र पंचायत काफी जीतेंगे, या अंदाज लगा लीजिएगा 75% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के आएंगे। ब्लॉक प्रमुख में मैं कह नहीं सकता, धन की मार चलेगी। पंचायत चुनाव में कुल 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 22,000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बचे हुए लगभग 11,000 पदों पर चुनाव होना है, जिनके लिए 32,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें फर्स्ट फेज यानी कि 24 जुलाई को करीब 17,000 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
चमोली में बीते 30 घंटे से बंद पड़ा नीति मलारी नेशनल हाईवे खुल गया है। हाईवे भापकुंड के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था। रोड खुलने के बाद प्रशासन ने बड़ी राहत ली है। रोड बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई थीं। वहीं कई गाड़ियां मतदान कर्मियों की थी जिन्हें दूरस्थ बूथों तक पहुंचना था। फंसी सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विभाग की समीक्षा में विदेशी कंसेप्ट पर नए प्रोजेक्ट चर्चा की है, जिसमें पेरिस की तर्ज पर गंगा में फेरी चलाने का प्लान है तो हरिद्वार को सीधे दुबई से जोड़ने पर बातचीत हुई है, जबकि पुराने प्लान अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लेजर शो की बात हो या टिहरी झील में स्कूबा डाइविंग और पनडुब्बी की, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश के कॉन्सेप्ट पर देवभूमि को चमकाना चाहते हैं, लेकिन विदेशी प्लान उत्तराखंड में अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। सोमवार को टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर विदेश की तर्ज पर काम करने के निर्देश सतपाल महाराज ने दिए, जिसमें हरिद्वार में हॉट एयर बैलून से शहर दिखाने का काम, तो हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा में पेरिस की तरह बोट चलाई जाए, जिससे पर्यटक हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर बने तीर्थ स्थलों का दीदार कर सकें। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंपों पर पब्लिक के लिए टॉयलेट फ्री करने की बात भी कही। पर्यटन मंत्री के मुताबिक धीरे धीरे काम हो रहा है और दुबई के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हरिद्वार में एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि वो एक दिन में गंगा आरती करके दुबई वापस लौट सकें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री को पहले चारधाम की सड़क ठीक करनी चाहिए, फिर बाद में विदेश की बात करें। तो देखा पैराग्लाइडिंग आने लग गया, हॉट एयर बलूनिंग अब आएगा, धीरे धीरे आएगा। हम चाहते हैं फेरी चलाई जाए बिटवीन ऋषिकेश एंड हरिद्वार, जिसमें लोग कीर्तन करते हुए गंगा जी की आरती करते हुए गंगा के बीच में से बहते जाएं, तो उसका आनंद लें, उसका अलग अनुभव होता है। ध्वस्त पड़ा हुआ है। केदारनाथ जी का पदयात्रा का जो पैदल यात्रा का रूट है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ जी में लामबगड़ जाते हुए लामबगड़ पूरा वॉश आउट हो रखा है। यमुनोत्री जी में मलबा गिरने से वहाँ यात्री मर गए हैं, उसकी चिंता आप कर नहीं रहे हो। महाराज जी की जो कल्पनाएं हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन महाराज जी धरती पर उतरिए, उत्तराखंड की जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करिए। मीटिंग में भले ही विदेश की तर्ज पर पर्यटन स्थलों को डेवलप करने की बात हुई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। वहीं अब डाक कांवड़ रफ्तार से रवाना हो रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर रवाना हो रहे हैं। डाक कांवड़ियों से हाईवे फुल हो चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं हरिद्वार में हर जगह शिव भक्तों का सैलाब है और धर्मनगरी शिवशंकर के जयकारों से गूंज रही है। पुलिस का कहना है कि इस बार की कांवड़ यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। डाक कांवड़ का आज अंतिम दिन है। 23 जुलाई को शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। वहीं मंगलौर बाईपास पर डाक कांवड़ियों की भीड़ है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। अब तक करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य को जा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं सोमवार को बद्रीनाथ धाम में 8000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। धाम में बढ़ती भीड़ के बाद नेशनल हाईवे पर भी वापस रौनक लौट आई है। बद्रीनाथ धाम में 11,77,000 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी धारचूला से देहरादून के लिए रवाना हो गई। लेखी बीते दिनों मानसरोवर यात्रा के दौरान तिब्बत में घायल हुई थी, जिस कारण उन्हें अपनी यात्रा आधे में छोड़कर लौटना पड़ा। अब उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया है। चाहे वो SDRF है, BRO है, आपका लोकल प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने मिलकर जिस प्रकार से देखभाल की और ऐसे मुश्किल के समय में आमजन की सहायता की,
मैं हृदय से सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और अब बात करते हैं ऑपरेशन कालनेमी की। एक ऐसा अभियान जिसने बीते 11 दिनों में 2500 से ज्यादा छद्मवेशियों को बेनकाब किया। अब सरकार इस पूरे ऑपरेशन को कानूनी आधार देने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा से ठीक एक दिन पहले 10 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की थी। तब से अब तक उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से 2500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ की जा चुकी है। इनमें से 222 आरोपियों पर केस भी दर्ज किए गए हैं, जिन पर धर्म के नाम पर धोखा देने, झूठी पहचान छिपाकर रहने और लोगों को गुमराह करने के गंभीर आरोप हैं। हालांकि गिरफ्तारी सिर्फ 140 लोगों की ही हो पाई है, जिससे स्पष्ट है कि मौजूदा अभियान में कुछ खामियां हैं। इसी के मद्देनजर अब सरकार इसे कानूनी रूप देने की दिशा में काम कर रही है। कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार करें। जब तक कोई कठोर गाइडलाइन नहीं बनेगी इस ऑपरेशन के ऊपर, बहुत सारे लोग पकड़े गए, 2-2.5 हजार लोग पकड़े गए और कुछ ही लोग 100-150 लोग बंद किए गए। तो कहीं न कहीं इस विषय पर सरकार को बड़ी गाइडलाइन तैयार करनी पड़ेगी, कानून की समीक्षा करनी पड़ेगी। कानूनी विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि बिना स्पष्ट और ठोस कानून के ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है। ठोस कानूनी प्रावधान के अभाव में अपराधी बच निकलते हैं। इसलिए ऑपरेशन कालनेमी को कानूनी कवच देना बेहद जरूरी है। ऐसे में एक नियम बनने चाहिए, एक कड़ा प्राविधान बनना चाहिए, इसमें एक एक्ट भी बनना चाहिए, अदर देन आईपीसी एक एक्ट बनना चाहिए, एक छोटा सा, जो धर्मस्व और राजस्व के धर्मस्व संस्कृति के टाइम अंदर आना चाहिए। उसमें एक एक्ट बना के एक नियमावली बननी चाहिए। दरअसल अब तक ये ऑपरेशन प्रशासनिक आदेशों से चल रहा था, लेकिन अब सरकार इसे विधिवत तरीके से कानूनी दायरे में लाने जा रही है। इससे न केवल फर्जी धर्मगुरुओं और पहचान छुपाकर रहने वालों पर सीधी कार्रवाई हो सकेगी, बल्कि धार्मिक ठगी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस एक्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप आप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।